अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तकाबुल और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, आज बात करेंगे कि आम इंतखाबात का बिगल बज गया है। आज से कागजात नामजदगी वसूल करने का सिलसिला शुरू हो गया। कई उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए हैं। तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने 3 हल्कों से इंतखाबात लड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज कराची से भी इंतखाबात में हिस्सा लेंगी। क्या इमरान खान, जहांगीर तरीन और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो पाएंगे या नहीं? इसके साथ बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। इंतखाबी मुहिम में दूसरी जमात के उम्मीदवार के पुतलों और झंडे जलाने की इजाज़त नहीं होगी। कोई भी सियासी जमात प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर सरकारी खर्चे पर तशहीर नहीं कर सकेगी। दूसरी जमात के सरबराहान और उम्मीदवार की निजी जिंदगी पर तनकीद से इज्तनाब करने का भी कहा गया है। इसी के साथ बात करेंगे कि पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के बाद सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार कौंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए एतराज उठाकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इसके साथ चारों बार ने अलग अलग इलामे जारी करते हुए कहा कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर निगरानी शफाफ और मुनसफाना इंतखाबात नहीं हो सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में इंतखाबात हुए तो हल्का बंदियों की तरह इंतखाबी तरीक़ेकार और नशिस्तों की तकसीम पर भी उन्होंने बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। इसके साथ प्रोग्राम के आखिर में आपको बात करेंगे कि कलअदम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज बंगाज़ई ने भी 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल होने का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ जहां पर रियासत हथियार फेंकने वालों को वेलकम कर रही है, तो फिर वो कौन लोग हैं जो भारतीय फंडिंग के साथ साथ रियासत के खिलाफ एहतजाज में मुलविस हैं? इसके ऊपर भी प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे। तो इन इशूज़ पर बात करने के लिए स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। इसके साथ स्काइप पर हमारे साथ होंगी शर्मिला फारूकी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। इसके साथ सीनियर तज्जियाकार इसार राना साहब भी हमें स्काइप पर ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ देर बाद महमूद मौलवी साहब IPP के रहनुमा हैं, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद साहब, मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि अल्टीमेटली आप आम इंतखाबात के हवाले से जो पहला अहम तरीन मरला था वो शुरू हो चुका है और बानी चेयरमैन PTI उन्होंने भी 3 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। अगरचे कि उनकी जो तोशाखाना फौजदारी केस के अंदर उनकी सजा थी वो मुअत्तल हो गई थी, लेकिन फैसला इंटैक्ट है। लेकिन आने वाले दिनों में भी 2 रेफरेंसेस फाइल हो चुके हैं, साइफर केस का ट्रायल भी जारी है। क्या आपको लगता है कि कानूनी पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपकी टीम से मुशावरत भी होगी, कि इमरान खान साहब वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो पाएंगे या एटलीस्ट उनके कागजात नामजदगी एक्सेप्ट हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह जैसे आपने तोशाखाना का केस का कहा है, उसमें तो वो कोई केस बनता ही नहीं है। वो ऑलरेडी अपनी मियाद से भी बाहर, मतलब टाइम बार भी था, उसके बाद भी कहता है वो तो टोटल बदनीयती पे, और वही इलेक्शन कमिश्नर ने उनका ये बनता ही नहीं था कि वो इसको लेकर चलें, ठीक है। और उन्होंने जिस तरीके से उनको किया है, तो वो तो ऑब्वियस बात है, और इनको तो बहुत पहले रिज़ाइन कर देना चाहिए था। ही इज़ अ कंट्रोवर्शियल पर्सन, इसको बहुत पहले छोड़ देना चाहिए था। लेकिन एनीवे, हमारे यहाँ पे कोई शख्स भी मॉरल वैल्यूज़ को तो देखता ही नहीं है इस तरह की चीज़ों पे। तो खैर एनीवे, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बार होगा। हाँ, अगर बाकी केसेस के ऊपर कुछ आ जाता है, बाद में ये लोग कोशिश करें कि भाई इमरान खान को इन लोगों ने नहीं लड़ने देना, या PTI को इन लोगों ने बल्ले का निशान भी नहीं करने देना, हर एक को आज़ाद करेंगे और ये करेंगे, जो भी चेंज के प्लान्स है वो कर ले, वो तो बाद में देखी जाएगी। एज ऑफ टुडे, आज के लिहाज से, जो आज की रियलिटी है उस लिहाज से उन्होंने फाइल किया है। और ना सिर्फ उन्होंने, मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला जहाँ से मियाँ नवाज शरीफ खड़े होंगे, वहाँ से डॉक्टर रासमीन राशिद साहिबा भी होंगी, और जहाँ से मेरे ख्याल में मरियम नवाज खड़ी होंगी, वहाँ से हम सनम जावेद को खड़ा करेंगे, और जहाँ से शहबाज शरीफ होंगे वहाँ से हम इसी तरह किसी को करेंगे, और देखेंगे ये लोग जीतते कैसे हैं। बिल्कुल ठीक। इसाराना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, अगरचे कि PTI किसी लिहाज से इलेक्शन कैंपेन तो नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद बानी चेयरमैन PTI इमरान खान ने 3 हल्कों से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। जिस स्पीड के साथ उनका ट्रायल जारी है, रेफरेंस के ऊपर रेफरेंस फाइल हो रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इलेक्शन की जब कागजात नामजदगी एक्सेप्ट होंगे, फाइनल जब लिस्ट लगेगी, तो उसके अंदर इमरान खान साहब का नाम होगा बतौर कंटेस्टिंग कैंडिडेट? देखिए, आज जो मुझ तक इतलात पहुंची है, और जिसमें PTI के जिन लोगों ने कागजात लेने की कोशिश की है, और फिर उनके हवाले से जो इंतज़ामिया का रद्द-ए-अमल सामने आया है, जो ब्यूरोक्रेसी का रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो बड़ा खौफनाक है। और जिस तरह उन कैंडिडेट्स को हिरासा किया जा रहा है, और उनके हवाले से जो कुछ भी वहाँ के जो मौजूद इंतज़ामी अफसर हैं रवैया अपना रहे हैं,
वो मेरे लिए तो बड़ा खौफनाक है कि ये इंतखाबात कहीं एक और नए बड़े बहरान का सबब ना बन जाए। और इस वक्त रियासत पीटीआई के साथ एक कलादम तंजीम वाला सलूक कर रही है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अगर आप इसे कलादम तंजीम समझते हैं तो उसका ऐलान कर दें। इससे कम से कम ये तो वो क्लियर हो जाएगा ना कि रियासत पीटीआई को किसी शक्ल में कबूल करने पे तैयार नहीं है। लेकिन अगर आप उन्हें कबूल भी कर रहे हैं क्या नहीं, और उनका को तस्लीम भी नहीं कर रहे हैं, और इस तरह के वाकयात रोजाना बढ़ेंगे, तो ये समझ लें कि ये एक जमहूरियत की तबाही का बहुत बड़ा सबब बनेगी। तो रही इमरान खान साहब की बात, तो वो 100 हल्कों से भी कराएं वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ये बात तयशुदा है कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हाँ, इसी दौरान अब सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी अपीलों को और इधर उधर नजरअंदाज करके नाअहली वाला केस उठा लिया है, ताकि नवाज शरीफ साहब के रास्ते का आखिरी कांटा भी दूर हो जाए और जहांगीर तरीन साहब का भी दूर हो जाए, और ये दोनों कांटे निकाल के इमरान खान के पैर में लगा दिए जाए, तो वो ऐसा हो जाएगा। लेकिन मैं फिर वही मेरा सवाल अपनी जगह है कि इससे हम जमहूरियत की क्या खिदमत करेंगे, ये इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी। एक तरफ तो नून लीग की ठीक। खुद कह तो रही है आता तारड़ भी कि जी हम को कोई एतराज नहीं है चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर, दूसरी तरफ उनकी चीखें भी निकल रही हैं। तो ये सारी चीजें एक नए सियासी बहरान को और सियासी अदम इस्तेकाम को जन्म दे रहे हैं, जो इस बहरान। बिल्कुल ठीक। महमूद मौलवी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ एक कलअदम तंजीम जैसा सलूक हो रहा है? और उसके साथ ये जरूर बताइएगा कि अभी तक का जो नाअहली का मामला था आर्टिकल 62(1)(f) में, और उसके साथ वो मामला बदस्तूर है, अभी बाकी है, और 2 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इसमें समाअत होनी है। क्या आपको लगता है कि जहांगीर तरीन साहब हों, नवाशी साहब हों, वो इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे? देखिए, जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब तो उस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले पाएंगे जब कोर्ट्स उनको क्लियर कर देंगे, तो वो तो कोर्ट के वर्डिक्ट का इंतजार है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि जी इनको कलदम जो है देना चाहिए, अगर देखें फिर मैं बात करूंगा तो जरा अजीब सी बात होगी। अगर यही हरकत किसी सिंध के एक्सट्रीमिस्ट मतलब नेशनलिस्ट ने किया होता तो उसका क्या असर करते। अगर बलूचिस्तान से किसी ने किया होता, ठीक है ना, तो उसका हम उस पार्टी को क्या करते। तो ये क्यों कहना है कि जी पीटीआई के लोगों ने जो किया है वो बरी उस जिम्मा है क्योंकि बड़ी पार्टी है। देखिए, ये हम बड़े और छोटे का फर्क निकाल दें। छोटी पार्टी करे तो आप उसको टांग दें, बड़ी पार्टी करे तो उसके साथ आप नेगोशिएट करें। ये कहाँ का इंसाफ है? आप मुझे बताएं, जीएचक्यू के ऊपर हमला करना ये कोई छोटी जुर्म है? जो हमारे शहीदों के जो है स्टैच्यूज को जलाना, हमारे जो है टैंक्स को तोड़ना, ये क्या छोटी चीज है? मौलवी साहब, उसके मुताबिक तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो रही है, उसके मुताबिक तो सब लोग जवाबदेह होंगे, लेकिन जो लेवल प्लेइंग फील्ड इलेक्शन कमीशन कह रहा है वो तो मिलनी चाहिए सबको। लेवल प्लेइंग फील्ड की अगर बात करें तो कानून भी लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए, चाहे वो बड़ी पार्टी हो चाहे छोटी पार्टी हो। अगर छोटी पार्टी करे तो आप उसको सजा देते हैं, बड़ी पार्टी कहते हैं तो आप कह रहे हैं नहीं उनको सजा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। शर्मिला फरूकी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, बिलावल भुट्टो ने हमेशा बात की है और डे फर्स्ट से जब वो अवाम के पास गए तो उन्होंने बर वक्त ये मुतालबा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, एक जमात को फैसिलिटेट किया जा रहा है। और अब यहां पर हम पीटीआई की बात करें, कोई भी जमात हो, जब तक उसकी सियासी हैसियत बरकरार है उसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो मिलनी चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या मौकिफ रखती है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए जी, हमने पहले दिन से ये बात की है कि तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शंस में जा रही हैं उनको बराबरी के मौके मिलने चाहिए, बगैर किसी डर और खौफ के उनको अवाम में जाने दें, उनको अपना पैगाम पहुंचाने दें और लोगों को फिर फैसला करने दें। इसमें हमने पीटीआई का भी जिक्र किया था कि पीटीआई की भी एक सियासी जमात है, और अगर उनको किसी तरीके से इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश की जाएगी तो फिर आइंदा जो इंतखाबी नताइज हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान हो जाएगा। वी हैव ऑलवेज सपोर्टेड एवरीवन टू गेट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, और हमने वो तमाम जो एतराज़ात हैं, तमाम जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं जिसमें हमें नज़र आ रहा है कि किसी एक जमात को बतदरीज फेवर किया जा रहा है या बाकी जमातों को वो फेवर नहीं दिया जा रहा जी। और कहीं कहीं तो ऐसा है
कि इलेक्टेबल्स को कहा जा रहा है कि आप जिस जमात में जाना चाह रहे हैं उसमें ना जाएं बल्कि PMLN में जाएं। तो ये हमने एतराज़ात भी उठाए हैं, हम आवाम में भी ये बात कर रहे हैं, और ये मैं समझती हूँ कि हमारी ही काविशों का नतीजा है कि अहद चीमा साहब को और फवाद हसन फहाद को नोटिस भी गया है, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया है उनको हटाने का। ठीक, इशारा करती हैं उस जानिब कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं मिल रही कुछ जमातों को। लेकिन अब आपके मुखालफिन ये भी कह रहे हैं कि सरफराज भुट्टी को जिस तरीके से पीपल्स पार्टी में शामिल करवाया गया है, तो नून लीग के साथ साथ पीपल्स पार्टी के ऊपर भी दफ्तर शफ़क़त कहीं ना कहीं से मौजूद जरूर है। सरफराज भुट्टी साहब को शमूलियत करवाई नहीं गई है, ये उनकी जाती मर्जी थी। और मैं समझती हूँ कि ये बात उस वक़्त कुछ हमें लगी कि जब उन्होंने बलूचिस्तान का हमारा जलसा देखा तो उन्होंने कहा कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बाद किया है। तो मेरा ख्याल है कि उनको ऐसा लगा कि अवाम में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत है, लोग पीपल्स पार्टी को चाहते हैं, और उन्होंने सोचा कि उनका सियासी मुस्तकबिल हमारे साथ ज़्यादा रोशन रहेगा, तो उन्होंने शमूलियत अख्तियार करी। अब एक शख्स के आने से ये तासुर तो ना बनाएं कि जी पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, कोई फेवर किया जा रहा है। मियाँ साहब के साथ तो देखे ना, IPPs को जोड़ दिया, इधर MQM को जोड़ दिया, बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स को जोड़ दिया, तो ये तो तमाम चीजें शुरू से हो रही हैं उनके साथ। और वो तो हम तो जल्द से जुलूस कर रहे हैं ना, हम तो वर्कर्स कन्वेंशन भी कर रहे हैं, मियाँ साहब तो ड्राइंग रूम में बैठे बैठे ये काम कर रहे हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर हमें मोहम्मद साहब आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आपकी पार्टी की क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है? अगरचे कि इस वक्त तक को आपका निशान इंटैक्ट है, सियासी जमात के तौर के ऊपर आप हिस्सा ले सकते हैं इलेक्शन के अंदर, लेकिन जिस तरीके के साथ नून लीग अपने भरपूर तैयारी के साथ सामने आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सामने आ रही है, तो PTI ने और इसके साथ साथ IPP भी, इन तीनों जमातों का मुकाबला करने के लिए आपके पास क्या सियासी हिकमत अमली है? देखिए कि IPP के तो मुकाबले की ज़रूरत ही नहीं, दे स्टैंड नो वेयर, दे आर हमारे लिहाज से रबिश, उनके लिए नहीं है। बाकी रह के जो बड़ी पार्टियां उनके साथ मुकाबला अपनी जगह है, उनके वो है, लेकिन हम ये समझते हैं, लेकिन मैं इससे पहले एक थोड़ा सा कमेंट करना चाहूँगा। आपके सारे इलेक्टेबल्स तो IPP में जा चुके हैं सर, पंजाब में। देखिए इसार राणा साहब ने जो बात की है, उन्होंने एक मतलब एक बड़े बैलेंस किस्म की बात की है। एक बात याद रखें, जो कलअदम जो लोग कलअदम क्या कह सकते थे, जो तंजीम जो होती है, उनका एक रिकॉर्ड होता है, वो वन ऑफ चीज़ नहीं होती, उनका एक मुसलसल एक रिकॉर्ड होता है। एक आध दफ़ा से गलती किसी से भी हो सकती है, किसी ने भी ना PTI वाले बाज ऐसे थे जो 9 मई के वाक़े में PTI में थे और उसके बाद उन लोगों ने वहाँ से मतलब दे वर पार्ट ऑफ द, अगर वो PTI ने किया था 9 मई में किया था, तो 9 मई में जितने लोग PTI में थे वो सारे उसमें शामिल होते हैं। उसके बाद जो लोग दुम दबा के भाग गए, अगर वो उन चूहों की बात करते हैं कि वो दुम दबा के भाग गए, तो उनको आप मत शामिल करें, और जो उधर वो हो गए थे या आज भी PTI के साथ हैं, वो सारे कलअदम हो गए, तो ये गलत बात है। ठीक है, ये लोग, इन लोगों ने गलती की है, नोबडी इज सेइंग कि वो गलती नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा, हमने कहा है आपने जिनको पकड़ा हुआ है अगर उन्होंने गलती की हुई है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, बट ये कह देना कि ये कलअदम है या उनके साथ उन सब लोगों के साथ उस तरीके का सलूक करना, मैं ये समझता हूँ ये ठीक नहीं है। ये इसलिए ठीक नहीं है कि आप उन लोगों की हिस्ट्री देखें। एक बंदी है जिसने पता नहीं हज़ारों लोगों के बच्चों को उन्होंने, उनके हाथों में वो लोग पैदा हुए हैं और उसकी एक हिस्ट्री है, शी इज़ अ प्रोफेसर, पढ़ी लिखी हर लिहाज से है। उस लिहाज के लोगों के साथ आपको थोड़ा बहुत, लॉ भी ये कहता है कि अगर आपने कत्ल किया तो कत्ल की 3 हो जाते हैं। एक होता है कत्ल जो आपने प्लान करके कोल्ड ब्लडेड किया होता है, एक होता है कत्ल जो आपसे हो जाता है, इन द हीट ऑफ द मोमेंट हो जाता है, उसकी सजा कुछ और है, फिर एक होता है कत्ल जो आप अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, नहीं ये बहुत जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, बहुत सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, उसकी सजा बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो इस चीज को सामने रखते हुए मैं इंतजामिया से भी, और जैसे उन्होंने इसार साहब कह रहे थे कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये यही ब्यूरोक्रेसी है जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एतमाद नहीं था। ये लोग टोटली अंडर इन्फ्लुएंस है इन्हीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, PDM और ये जो इलेक्शन कमीशन है। और लेकिन अब तो डॉक्टर साहब अब तो शेड्यूल जारी हो चुका, उसमें कुछ नहीं हो सकता। शेड्यूल जारी हो गया, स्केड्यूल अपनी जगह पे जारी हुआ है, लेकिन वहां पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह पर हैं, और यही चीज अभी पॉइंट आउट हो रही है। इसार साहब ने पॉइंट आउट किया है कि जिस तरीके से उनको
को किया हुआ है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 9 मई वाले, एक मिनट है, 9 मई वाले में बहुत सारे ऐसे पीटीआई वाले लोग थे जो थे ही नहीं, जो उस वक्त किसी जगह पे नहीं थे, कोई ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनको भी आप उनके साथ जवाब लेने दें, उनका तो अदालतों में तय हो जाएगा, डोंट वरी। महमूद मौलवी साहब, आईपीपी ने एक भरपूर तरीके से बतौर पार्टी अपनी एक शक्ल इख्तियार की, इलेक्टेबल्स आपके पास आ चुके, बड़े जल्द से हो चुके और एक बड़ा रोड मैप लेके आप आगे बढ़ रहे हैं, जबकि यहां पर डॉक्टर हुमायूं साहब के मुताबिक तो आप कहीं स्टैंड नहीं करते और वो तो कहते हैं कि आईपीपी है ही नहीं, ना उनके लिए कोई चैलेंज है। तो पंजाब में जितनी आपकी मेहनत है, सिंध में कुछ इलेक्टेबल्स आपके साथ हैं, तो कोई बड़ा फर्क आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ये तो वक्त ही बताएगा कि हमारी पोजीशन क्या है। इस वक्त मैं अगर ये कहूंगा, देखे ना, तो मैं वो तो उनके पीएमएलएन जैसे कह रही थी हम 145 लेंगे, अनरियलिस्टिक बातें नहीं करता हूं, मगर मैं आपको ये बता दूं, पंजाब में और इवन सिंध में, पंजाब में हम जो है कम से कम 35 से 40 सीटें हम निकालेंगे, ठीक है ना। जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं वो आप लिख लें। अच्छा, 35 से 40 सीटें पंजाब में? बिल्कुल, 35 से 40 सीटें हम पंजाब में निकालेंगे। और सर, पीटीआई नून लीग के साथ बड़ा कड़ा मुकाबला होगा आपका। जी बिल्कुल, देखें, इसीलिए तो हमारी जो है सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पा रही है पीएमएलएन के साथ। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि हम अपने 35 से 40 लोगों को कहाँ बिठाएंगे, और वो भी ये सोचते हैं कि अगर वो हमारे लोगों को अकोमोडेट करेंगे तो अपने लोगों को क्या जवाब देंगे। और सिंध में सर क्या तवक्को कर रहे हैं? सिंध में हम जो है, मैं आपको बताऊं, हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 8-9 जो है 7-8 कैंडिडेट निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। चले मैं शर्मिला फरूकी साहबा, पंजाब के हवाले से तो अभी पीपल्स पार्टी ने अपना खुल के अपना पावर शो करना है, आई डोंट नो वहां पे आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, लेकिन आईपीपी अपने जो प्लान किए बैठी है वो सिंध से 7-8 सीटें ये निकालेगी। नून लीग भी बड़े दावे कर रही है, तो पीपल्स पार्टी के लिए बड़ा मुश्किल वक्त फिर होगा सिंध के अंदर। देखिए जी, हम तो कहते हैं कि जितने लोग मैदान में उतरे उतना मुकाबला करने में हमें मजा आएगा। ये पहली बार नहीं है कि सिंध के अंदर इन्होंने अलायंसेस बनाया है, महाज बनाए, ये हर इलेक्शन से पहले करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पीपल्स पार्टी को हर इलेक्शन से पहले और हर इलेक्शन के बाद ज़्यादा सीटें मिलती हैं। इस दफ़ा भी इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है अवाम के वोटों पे, और हम सिंध को पूरा स्वीप करेंगे। देखिए, हमारी इलेक्शन मुहिम ऑफिशियली शुरू होगी 27 दिसंबर से, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम पंजाब, ये इंतहाई एक अहम मरहला, और इस मरहले में हम काफी अरसे पहले से उतरे। शायद शर्मिला फरूकी साहब के इशू है टेक्निकल, उस इशू को हम दूर करते हैं, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इसा राना साहब से हम कि जब 2 और बार की तरफ से बिलखुसूस सिंध बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है, तो क्या मुमकिन तौर के ऊपर जितना प्रेशर बिल्ड हो रहा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर, उनको कैसे अपनी पोजीशन को क्लियर करना पड़ेगा, और अगर उनकी तब्दीली का किसी का मुतालबा मान लिया जाए तो फिर इलेक्शन डिले होंगे, तो ये माजरा है क्या? क्यों बार काउंसिल की तरफ से इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर प्रेशर बिल्ड किए जा रहे हैं? पसे पर्दा मुहर्रिकात मुमकिन तौर पर क्या हो सकते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। नाज़रीन, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करार दिया है कि शेड्यूल के बाद इंतखाबी अमल और जमहूरियत को किसी सूरत डिरेल नहीं किया जा सकता। इलेक्शन हर सूरत होने चाहिए, और इलेक्शन में जब तखीर होती है तो उससे सियासी तनाव और सियासी माहौल में अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। राना साहब, आपसे जानना चाहूंगा, शेड्यूल जारी हो चुका, लेकिन अचानक पहले पाकिस्तान बार काउंसिल, फिर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, उसके बाद अब सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और पंजाब बार काउंसिल ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर अदम एतमाद का इजहार किया है। ये अचानक इनको क्यों ख्याल आया, और बिलखसूस जहां पर आजम नजीर तारड़ साहब और नून लीग का बार एसोसिएशन पर बहुत ज्यादा उनकी गिरफ्त है, तो वहां से ये इस किस्म की रिएक्शन आना, अदम एतमाद का इजहार करना, ये क्या वजह है? ये सिर्फ उनको दबाव में लाना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, या वाकई ही उनको चाहते हैं कि वो ओहदे से अलग हों, ये दबाव में आकर मुस्ताफी हो जाएं और फिर 8 फरवरी को जो इलेक्शन होने का इस वक्त तक जो यकीनी सूरत हाल है वो एक मरतबा फिर गैर यकीनी सूरत हाल में बदल जाए? देखिए, बात यह कि मुस्लिम लीग नून को चारों तरफ से जितने मुक्तदर वो हैं, वो इस बात का यकीन दिला चुके हैं कि ये इंतखाबात सिर्फ आपको जिताने के लिए हो रहे हैं। और अभी शर्मिला फारूकी साहबा जो कह रही थी कि जी हम तो जितने लोग आ जाएं,
और हमें अच्छा लगता है मुकाबला करना। मैं इसमें कोई शक नहीं कि अगर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स देखे जाएं तो पीपल्स पार्टी में अमूमन जमहूरियत के साथ खड़ी हुई है। लेकिन सही। अगर आज ये नवाज शरीफ को और शहबाज शरीफ को बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी उनके लिए सब कुछ हो रहा है, तो ये मुन्ने काके थे जब 17 माह नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के पीछे जुल्फकार अली भुट्टो का नवासा फाइल पकड़ के खड़ा रहा और उसको कहता रहा कि ये पीपल्स पार्टी के वजीर आजम ज्यादा लगते हैं नून लीग से। तो क्या सियासी विजन नहीं था, या आप आने वाले दिनों को वो नहीं कर सकते कैलकुलेट क्या था, या फिर मुफादात थे जिसने आपको जोड़ के रखा था। अब पंजाब में इस्तेकाम पार्टी बन गई तो आपका स्कोप खत्म कर दिया नवाज शरीफ ने। अब केपीके में खटक को आगे बढ़ा के नवाज शरीफ ने आपका स्कोप खत्म कर दिया, तो अब आप बदुआओं पे और तानों पे आ गए। और अब आज ये जो नई एक वकला तंजीमें मैदान में आई हैं, तो मैं अर्ज करना ये चाह रहा था कि नवाज शरीफ साहब अभी भी इस सतह पे खौफजदा है इमरान खान से कि वो ये समझते हैं कि अगर फर्ज करें कि पीटीआई को आप इंतखाबात से निकाल भी देते हैं, नहीं लड़ने देते जी। और लोग ही नहीं निकलते, या लोग वहां जाके दो दो ठप्पे लगा देते हैं, तो जो अदम एतमाद नवाज शरीफ पे आएगा वो इतना भयानक होगा कि उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। और उन्हें ये नजर आ रहा है कि वो जू जू इस्टेब्लिशमेंट के करीब हो रहे हैं और लाडले का उनके गले में जो तोक है वो बड़ा होता जा रहा है, वैसे वैसे अवामी नफरत उनके लिए बढ़ रही है। अवामी पजीराई तो है ही नहीं, इसीलिए 18 खिताब वो पानी पानी बोर्ड को तो कर चुके हैं, लेकिन अवाम से एक खिताब नहीं कर पाते। तो मुझे अंदाजा था कि पहले इलेक्शन कमीशन ने बड़ी फुर्ती दिखाई, और अभी लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जारी भी नहीं किया था, तो उन्होंने अपने बंदों को कहा कि काम रोक दें, क्योंकि ये दुनिया का वाहिद इलेक्शन कमीशन है जिसके जिम्मे सिर्फ ये है कि उसने इलेक्शन नहीं होने देनी। अब जब सुप्रीम कोर्ट बीच में मैदान में आ गई और उसने डंडा पकड़ लिया, और कुछ किस्मती से इस बार हमारे वाले चीफ जस्टिस थे, तुम्हारे वाले चीफ जस्टिस नहीं थे, जिन्होंने तुम्हारे वाले चीफ जस्टिस ने जब कहा था इंतखाबात कराओ तो हमने नहीं माना था कि जो तुम्हारे चीफ जस्टिस थे, अब हमारे चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि इंतखाबात होने हैं और मैंने डंडा पकड़ लिया तो अब होने, क्योंकि हमारा चीफ जस्टिस सिस्टम आप तो वाला राणा नहीं है। साहब, इस वक्त तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन दिल से इलेक्शन कराने पे अब तैयार हैं आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक, ये सुप्रीम मैं कोर्ट नहीं के हुक्म का समझता, वजह? ये मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस पे कोई थोड़ा सा वो पैरा दे रही है, लेकिन वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कुछ कुछ ना कुछ पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई पिक्चर अभी बाकी है, कोई कुछ सीन रहते हैं ये कहानी मुकम्मल होने में, तो जो आने वाले दिनों में नजर आ जाएंगे। और इंतखाबात को रोकने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अब वो ये कामयाब भी हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है वो तो बंदयाल साहब भी चीफ जस्टिस थे, तो जब उनकी किसी ने नहीं मानी थी और उनकी अदालत में खुद उनके लॉ ऑफिसर ने जाके कहा था कि जी हम तो रिटर्निंग ऑफिसर नहीं बन सकते, ना हमारे पास टाइम है ना अमला है, तो अब भी बिल्कुल बहुत ठीक। कुछ हो सकता है। बिल्कुल ठीक, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। शर्मिला फरूकी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, इसा राना साहब की जो ऑब्जर्वेशन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माजी करीब में पीडीएम का क्यों हिस्सा बनी थी, क्या सियासी विजन की कमी थी जो अब उसके बाद अचानक अब बिलावल भुट्टो ने जो एक बहुत हार्ड लाइन ली है, और या क्या ये हार्ड लाइन सिर्फ वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए है? इलेक्शन जीतने के बाद दोबारा अगर आगे कौमी हुकूमत बनने की कभी बातें होती थी या मखलूत हुकूमत की, तो क्या दोबारा भी मुमकिन तौर के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने सख्त हरीफ के साथ दोबारा इत्तेहाद कर सकती है? देखिए जी, पीडीएम की हुकूमत का हिस्सा बनना और शहबाज शरीफ को असेंबली में सपोर्ट करके वजीर आजम बनाना, मैं समझती थी कि एक वक्त की जरूरत थी, क्योंकि वो अपोजिशन लीडर थे, उनका एक राइट था कि जब इन हाउस चेंज होता है, लीडर ऑफ द हाउस जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है उसमें वो डिफीट हासिल करता है, तो अपोजिशन लीडर जिसकी ज्यादा सीटें हैं असेंबली में, ही हैज द राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और हमने वो 16 माह सपोर्ट किया, हमने डेमोक्रेसी को सपोर्ट किया। हम नहीं चाहते थे कि 2 माह बाद या 3 माह बाद उनकी गवर्नमेंट गिर जाए, फिर हम इलेक्शन में प्रीमेच्योरली जाएं। एक मुल्क के अंदर कियोस था, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा था, बहुत सारे मसाइल थे। लेकिन मायूस हम भी हुए, मायूस कौम भी हुई। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जितनी शहबाज शरीफ साहब की
एक पॉपुलैरिटी थी कि, और ये जाहिर बात है ये वादे भी थे कि गुर्बत में, बेरोजगारी में और महंगाई में कमी आएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें भी अगर ऐसा मायूसी नहीं हुई। हुआ, क्या आइंदा इलेक्शन के बाद दोबारा अगर ऐसी जरूरत पेश है जहां पे जमहूरियत को मजबूत करना हो, कौमी मफाद का मामला आ जाए, तो क्या फिर पीपल्स पार्टी नून लीग को सपोर्ट करेगी? देखिए जी, अगर इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो जाते हैं और अगर बैलेट पे डाका नहीं डाला जाता और पीएमएलएन हमसे ज्यादा सीटें लेके जाती है, उनको हुकूमत बनानी पड़ी, तो जाहिर बात है जिस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है और एक फोर्सी की है जी। कि एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनेगी, किसी भी जमात को 2/3 अक्सरियत नहीं मिल पाएगी, जो हमें नजर आ रहा है ना। इतनी पोलराइजेशन है, आप सिंध में पीपल्स पार्टी का होल्ड है, पंजाब में अब हम देख रहे हैं पीटीआई और पीएमएलएन है, बलूचिस्तान केपीके, तो ये नजर नहीं आ रहा कि कोई एक जमात पूरे पाकिस्तान को स्वीप करेगी। तो ऐसे माहौल में, ठीक ऐसे सिनेरियो में जो इस वक्त हम देख रहे हैं, आई डोंट नो इलेक्शन के बाद क्या होता है, आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। ठीक। तो अगर एक नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनती है तो सबको साथ मिलकर चलना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर चॉइस। बिल्कुल ठीक, कोई चॉइस नहीं होगी। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहूँगा, पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद हुआ कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और एक ऐसा फैसला हासिल किया, एक ऐसा हुक्म इम्तना हासिल किया जिसका मकसद ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन का इनेकाद होना है वो ना हो सके, और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो मामला चले सुप्रीम कोर्ट ने आगे बढ़ा दिया एक रात को दोबारा अदालत खोल कर, लेकिन अब जो बार काउंसिल की तरफ से मुसलसल चीफ इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो मुस्ताफ़ी हों, तो इसके पीछे मुमकिन तौर के ऊपर क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं, क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या दोबारा अभी भी कोई कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन को डिले करवा दिया जाए किसी ना किसी तरीके से? देखिए, ना तो हमने कभी इलेक्शंस को डिले करना चाहे, हम तो बहुत पिछले 2 साल से हम इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन ना होती, 224 ए का जो है वो ना हुआ होता, तो फिर 2 प्रोविंस में बहुत पहले, आज से 8 महीने पहले इलेक्शंस हो भी चुके होते हैं, कोई मसला ना होता, ना 9th में होता, ना कुछ और होता, कोई लेकिन मसला अभी तो ना आपने होता, कोशिश आराम की से। थी ना, देखिए ना, वो डेमोक्रेसी से ही नहीं था, BROs वो ही ना नहीं था लिए ना, जाए। कुछ भी नहीं होता ना। हमने देखिए, हमने सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके हमने कहा था कि हमें ब्यूरोक्रेसी के ऊपर एतमाद नहीं है, और मैं वजह बताता हूँ। आज रावलपिंडी में 51 पीटीआई के जो लोग हैं जिन्होंने अपने फॉर्म्स जमा कराए हैं, उन सब को उनके वारंट जारी हो गए गिरफ्तारी के। मैं पूछना चाहता हूं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, मैं पूछना चाहता हूं जस्टिस मंसूर अली शाह से, क्या ये लोग 9 मई के वाकये में मुलविस थे? जस्टिस अतहर मिनल्ला से नहीं थे, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब से, मैं जस्टिस अमीनुद्दीन से, मैं जस्टिस याया फरीदी से, मैं इन सब लोगों से पूछना चाहूँ, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब से, इन सब से पूछना चाहता हूँ ये सुप्रीम कोर्ट में कर क्या रहे हैं? इनको नजर नहीं आ रहा कि किस तरीके से पीटीआई के साथ ये ज्यादती हो रही है? यहां पे इन लोगों को वो जो 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 कॉन्स्टिट्यूशंस की वायलेशंस हो रही है, वहां उनको नहीं आता रहा। वो कहां गई वो कमेटी जो इन लोगों ने कहा था कि 184(3) जो है वो कमेटी डिसाइड करेगी, 3 मेंबर कमेटी डिसाइड करेगी? वो ये क्यों नहीं डिसाइड कर रहे कि इस मुल्क में क्या हो रहा है? वो क्यों नहीं डिसाइड कर रहे? ये उनको डिसाइड करना चाहिए, उनको ये चीज लेनी चाहिए। अगर वो ये करके बैठे रहेंगे कि कोई हमारे पास आएगा, कोई सुप्रीम कोर्ट में आके फाइल करेगा तो हम देखेंगे, तो फिर वही हो गया ना, ये तो अंधों वाली बात होगी कि जब तक किसी ने आके मुझे रास्ता नहीं दिखाया मैं उधर ही खड़ा हूं। मतलब आप खुद नहीं देख रहे हो कि क्या ज्यादती हो रही है, आप खुद इस लिहाज से नहीं देख रहे हो। इस किस्म की चीजें अगर करेंगे, और ये याद रखें, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में ना गई, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को निकाल दिया है, दुनिया की कोई भी जो है ना ताकत, दुनिया की कोई भी हुकूमत जो है, दुनिया में कोई भी शख्स जो है ना, वो पाकिस्तान के इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी मानेगा नहीं, और पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा बहरान शुरू हो जाएगा। खुदा के लिए ऐसी हरकतें मत करें जो हमने पास्ट में की हुई हैं, खुदा के लिए ऐसी हरकत मत करें। ये मुल्क जो है ऑलरेडी ये अंदर से पक रहा है, ये अंदर से इस तरह के काम ना करें कि लोगों के दिलों में नफरतें पैदा हो, ये काम ना करें। मैं सबसे गुजारिश
गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से हम सब उनको मानते हैं, तो उनको सिर्फ मानने से कुछ नहीं होता, उनसे ज़रा उनके पैरवी भी करनी चाहिए। उन्होंने मक्का के बाद सबको माफ कर दिया था, अपने बदतरीन दुश्मन को भी बिल्कुल माफ कर ठीक। दिया था। मैं उस इसार राना तरफ साहब से- जाएं और जी। इस मुल्क को इस भंवर से निकाले। बिल्कुल ठीक। इसार राना साहब, 2 क्वेश्चन आपसे लास्ट करना चाहूंगा। एक तो कैसे थोड़ा सा सब्र या थोड़ी सी स्पेस दी जा सकती है जिसके नतीजे में एक जमात के जब इलेक्शन में हिस्सा लेने से जो पूरे प्रोसेस के ऊपर एक ट्रस्ट है वो भी बिल्ड होगा, और क्या ये मुमकिन है और किस तरीके से मुमकिन हो सकता है? और उसके साथ इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ता अखलाक भी जारी किया इन द इलेक्शन से मुतल्लिक, उसके अंदर बहुत अच्छी डायरेक्शंस दी गई हैं, लेकिन क्या ऐसी डायरेक्शन उसके अंदर क्यों नहीं शामिल की गई जिससे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी महफूज हो सके इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान? देखिए, एक तो अभी आपने इंट्रो में बताया था कि बलूचिस्तान के बागी जो हैं उन वापसी की है और रियासत ने उन्होंने शुक्रिया अदा किया कि रियासत ने उन्हें माफ कर दिया जी। तो अगर बलूचिस्तान के उन लोगों को माफ किया जा सकता है जो रियासत से टकरा रहे थे बाहर से पैसे लेके और रियासत को नुकसान पहुंचा रहे थे और पाकिस्तान की सालमियत से खेल रहे थे, तो पीटीआई वालों के उन लोगों को क्यों नहीं माफ किया जा सकता जो 9 मई में बराह रास्त मुलविस नहीं थे? उनसे ऐसा कौन सा जुर्म सरजद हो गया? तो रियासत को माँ का किरदार अदा करना चाहिए। अगर ये उन लोगों को हम माफी दे सकते हैं तो हमें उन लोगों को भी माफी देनी चाहिए जो 9 मई के साने में मुलविस नहीं थे। जो है, मैं उनके साथ नहीं खड़ा, मैं उनको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता। बिल्कुल ठीक। रन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। उसके साथ साथ डॉक्टर अहमद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, दीगर मेहमानान का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कलअदम बलोच नेशनल आर्मी के कमांडर सरफराज बंगलजई ने कौमी धारे में शमूलियत इख्तियार की है और उसको रियासत ने माफ़ कर दिया, लेकिन उसके साथ साथ कौन है जो बलोच रहनुमाओं को, बलोच अवाम को रियासत के खिलाफ गुमराह कर रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रियासत पाकिस्तान ने भटके हुओं को गले लगाया, भूले बसरों को माफ़ करते हुए अपना बना लिया। गुलजार इमाम शंबे के बाद बलूचिस्तान में दहशतगर्द कलअदम तंजीम बीएनए के कमांडर सरफराज बंगलजई तंजीम को छोड़कर अपने 70 साथियों समेत कौमी धारे में शामिल हो गए। कौमी धारे में शामिल होने वाले बीएनए के कमांडर और इनके 70 साथियों ने कोयटा में निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान जान चकजई के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कौमी धारे में शामिल होने का बाज़ाब्ता ऐलान किया। बीएनए भारतीय शह पर अपने भाइयों का खून बहा रही है। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान के मुताबिक वापस आने वालों को रियासत पाकिस्तान वेलकम कहेगी। रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़े है, जो कौमी धारे में आना चाहते हैं इनको वेलकम कहा जाएगा। बलोच रहनुमाओं का रियासत पर एतमाद बढ़ रहा है। बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत मुलविस है। नाजरीन, दूसरी जानिब एहतजाज और लॉन्ग मार्च का जवाब समझ से बालातर है एक ऐसे शख्स के लिए जब इसने रियासत पे 11 हमलों में मुलविस होने का एतराफ़ किया। इसने इन मजदूरों के कत्ल का एतराफ़ किया जो तुर्बत में शहीद हो गए थे। ये लॉन्ग मार्च ऐसे शख्स के लिए किया जाता है, और ये अजीब बात यह है कि इन मजदूरों के लिए तो कोई एहतजाज नहीं किया गया जो निहत्ते थे, जो मजदूरी के लिए तुर्बत आए थे, इनको शहीद किया गया। कोई सिविल मूवमेंट नहीं चलाई गई। इन 4 लोगों को जो कोस्टल हाईवे पर शहीद किए गए, इनका नाम तो आज तक किसी ने नहीं सुना था। इनके लिए कोई एहतजाज भी नहीं किया गया, ना उनके लिए कोई सोशल मूवमेंट चलाई गई। सोशल मूवमेंट चली तो एक दहशतगर्द के लिए, और आम लोग जो शहीद होते हैं दहशतगर्दों के हाथों, इनके लिए कोई सोशल मूवमेंट नहीं होती। और फिर इस रियासत को इल्ज़ाम ठहराया जाता है कि वहां बलोचों को उठाती है, जबकि इसी रियासत ने कई दहाइयों से इन लोगों को माफ किया जो हर 10 साल बाद पहाड़ पर चढ़ते हैं और लोगों को कत्ल करते हैं। इसी तरह रियासत ने एक ऐसे शख्स को भी चंद महीनों पहले माफ किया जिसका नाम गुलजार इमाम शंबे है, जो एक मिलिटेंट लीडर था, जो बीएन का सरबराह रहा, जिसने लोगों का कत्लेआम किया है। लेकिन फिर भी रियासत ने मां की तरह सलूक करके इसको बाहर से पकड़ के इसको फिर माफ किया। और इसके अलावा इसका एक और बहुत बड़ा कमांडर जिसने इसकी जगह ली थी, इसको भी माफी देने के हवाले से रियासत सोच रही है। तो रियासत एक तरफ इन दहशतगर्दों को, जिनके हाथों से मासूम लोगों का खून है, इनको माफ करती है, तो क्या रियासत कंफ्यूज है? इनके पीछे तो रियासत है। ये लॉन्ग मार्च करने वाले कौन है आखिर? इनके पीछे कौन है? कौन सी रियासत खड़ी है? और क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं कि आप लोगों को रियासत उठाती है, जबकि रियासत गुलजार इमाम शंबे जैसे दहशतगर्दों को आम माफी देती है, इनके जानशीनों को भी आम माफी दी जाती है। इसके साथ तकरीबन 100 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको माफी देने का रियासत सोच रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि आम बलोच जिनका कोई कसूर नहीं है, इसको रियासत उठा सकती हो? नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब।
मसूद साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहले गुलजार इमाम शंबे को गिरफ्तार किया गया, रियासत ने उसको माफ किया और वो कौमी धारे में आ चुका, और आज सरफराज बंगल ज़ई को भी रियासत ने माफ किया, वो मंजर आम पर आया और उसने एतराफ़ किया और सारा पसे पर्दा जो इसका बैकग्राउंड था वो उसने बताया। तो पहले तो मैं सर ये आपसे जानना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के अंदर ऐसे लोग जो अपने ही लोगों के खिलाफ कत्लेआम में मुलविस हैं, जो भी गिरफ्तार होता है वो वाज़े तौर के ऊपर भारत का नाम लेते हैं कि पीछे भारत की शहर के ऊपर ये सारा कुछ होता है। क्या आप जिस तरीके से हम सब लोगों को माफ कर रहे हैं और रियासत अपनी रिट को इस्टेब्लिश करते जा रही है, तो कब तक हम तवक्को कर सकते हैं कि भारत की शहर के ऊपर आम बलोच दोबारा बलूचिस्तान के अंदर ऐसे किसी का तो इस्तेमाल नहीं होंगे और उनको इस बात को समझ आएगी कि रियासत उनके साथ माँ की तरह सलूक करती है? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, पहले तो हम जब बात करते हैं बलोच जो हैं, जितने सारे मुहिब वतन है और पाकिस्तान के कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं। आज देखें कि पाकिस्तान में तकरीबन 30,000 से ज़्यादा पाकिस्तान आर्मी में बलोच जवान हैं, तकरीबन 700 के करीब ऑफिसर्स शामिल हैं। इवन देखें, जो पाकिस्तान नेवल एकेडमी में 2019 में जिसको सोर्ट ऑफ ऑनर मिला वो बलोच थे, और 2021 में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी से जिनको सोर्ट ऑफ ऑनर मिला वो भी बलोच थे, नौशकी के थे। तो देखें कि एक एहसास पैदा हो रहा है, जिससे गुलजार इमाम शांबे ने सरेंडर किया मई इस साल में, और उसके साथ साथ उसका एक इम्पैक्ट हुआ यकीनन, क्योंकि बलोच नेशनल आर्मी के वो हेड कर रहे थे। और उसके बाद अभी जो आज जो सरेंडर किया है उसने सरफराज बंगल ज़ई ने, और 70 लोगों के साथ, तो मेरे ख्याल में ये बहुत जबरदस्त खुश आइंदा है और बड़ी जबरदस्त कामयाबी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी, जब हम बात करते हैं इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की, तो जो कोशिश में है कि इन जो नाराज लोगों को कौमी दायरे में लाया जाए। बात देखिए इंडिया की, तो इंडिया 1947 से बात ही कोशिश रही है कि वो पाकिस्तान को न सिर्फ ईस्ट से प्रेशराइज कर बल्कि वेस्ट से, तो वो 47 के बाद यूज करता रहा है अफगानिस्तान को फॉर डिफरेंट मकासद के लिए। फिर 1968 में जब से रॉ बनी तो उसके बाद तुमने बड़े इफेक्टिव तरीके से फिर पाकिस्तान में प्रेस करना शुरू कर दिया था। लेकिन 9/11 के बाद जो पिछले 20 साल गुजरे हैं, तो उसमें वर्चुअली रॉ बेसिकली अफगानिस्तान एनडीएस के साथ मिलकर अफगानिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, और 66 इनके ट्रेनिंग कैंप्स थे। और उसके अलावा देखें कि जो रॉ था उसने उन्होंने जो इनके कॉन्सुलेट्स थे, जलालाबाद वाला था, हिरात वाला था, कंदहार वाला, और इवन इस जो जाहिदान में था वो मैक्सिमम इस पे यूज कर रहे थे इसके लिए। फिर देखिए 2018 में उन्होंने एक तंजीम बनाई अफगानिस्तान में रॉ ने, उसका नाम था ब्रास, बलोच राजी अजोय संगर। इसके नाम से जितने बलोच मिलिटेंट्स थे, जिसमें BLA है, BLF थे, BRA और BL जो BNA बात ये थी, इनको मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उनको ताकि अलायंस से बनाया था। और 2020 में फिर एक और उन्होंने फर्दर इसमें डेवलपमेंट ये कि एक कंसोर्शियम ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें TTP भी शामिल हो गई थी, बाद में जमातुल अहरार भी शामिल करके उनका मकसद यही था पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स फोकस थे, और बलोचिस्तान में देखें जो हमारा जो स्पेशली सदर्न बलोचिस्तान और कराची फोकस रहा है। लेकिन मसूद साहब, माजी में भी हमारी फोर्सेज ने, इंटेलिजेंस एजेंसीज ने, फोर्सेज ने हमारे दुश्मन मुल्क की तमाम स्ट्रेटजीज को, तमाम उनके प्लान को सबूताज किया, नाकाम बनाया, और आइंदा भी ऐसे करते रहेंगे। लेकिन जो आम बलोच है, मैं उनके हवाले से ज़रूर बात करना चाहूँगा। जैसे गुलजार इमाम शंबे ने आके एतराफ़ किया, उसको रियासत ने माफ़ किया, उसके बाद सरफराज बंगल ज़ई की आज एग्जाम्पल सामने है, लेकिन उसके बावजूद अब कुछ लोग एक मुसलसल लॉन्ग मार्च कर रहे हैं और रियासत के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, और उस शख्स के लिए एहतजाज कर रहे हैं जो मासूम मजदूरों को कत्ल करने में मुलविस है। तो बलोचों को ये बात कैसे समझानी पड़ेगी कि उनको इस बात का इदराक करना चाहिए कि रियासत का क्या रोल है, और उनको कुछ लोग बहकाकर उनसे कैसा इकदाम करवा रहे हैं कि रियासत के खिलाफ ही वो चाहते हैं कि वो लोग सरापा एहतजाज रहें। देखिए जी, कौमी दायरे में शामिल होकर अमन को यकीनी बनाया जा सकता है बलूचिस्तान में खास तौर पे, और इसमें सिक्योरिटी अदारे इसमें एक बड़ा कलीदी किरदार अदा कर रहे हैं। हमने माजी में भी देखा है कि इस तरह के माचिस हुए और उसमें बड़े खास किस्म के कैरेक्टर भी थे उस वक्त, अगर आपको याद हो, वो इसमें इस्तेमाल हुए, और फिर इसके बाद उसको ह्यूमन राइट्स वाले सो कॉल और फिर जो हॉस्टाइल एजेंसीज ने उसको उठाया और उसको प्रोजेक्ट किया है। तो सिमिलरली जो आज के ये मार्च है जिसपे आपने इंटरव्यू में ऑलरेडी डिटेल्स बताई हैं, और इसमें वही लोग लीड कर रहे हैं जिनके पीछे से कनेक्शन मिलिटेंट जो बैन आउट ऑर्गेनाइजेशन से इनका ताल्लुक है, और जो इनको अभी भी लीड कर रहे हैं।
तो बेसिकली अभी हमने क्वेश्चन ये है कि उनको कौन ऐसा करवा रहा है, कौन इनको ये ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, कौन इनको फंड कर रहा है और क्या मकासद हैं। आप देखें जिस तरीके से सर, इस आपने वक्त तक बात की कोई है, जो फाइंडिंग वहां पे ऐसी है कि मजदूर कौन इनके पीछे, कौन फंडिंग कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्टेशन करवा रहा है, कोई रिपोर्ट सामने आई है अब देखें तक? जी, नहीं, अगर हमें रिपोर्ट आने की जरूरत नहीं, हमें तो यकीन है कि इसमें इंडिया का रॉ का हाथ है और रॉ इसको सारा इसको चला रहा है। और इस तरीके से जो बेसिकली देखें कि अनफॉर्चुनेटली जिस तरीके से आप जब मिलिटेंट्स को माफ कर रहे हैं, गुलजार इमाम शंबे को आपने कौमी धारे में लेके आए हैं, सबको एकोमोडेट करना चाहती है, तमाम बलोचों के देखें उनके तमाम जो कंसर्न्स है उनको एड्रेस करना चाहती है। और बलूचिस्तान में आप देखें जो डेवलपमेंट वहां पे जिस तरीके से हुई है, वो बंदा जो जाए तो वहां पे सोच सकता है वहां पे जिस तरीके से है। तो बलूचिस्तान के लोगों का अपना एक जबरदस्त रोल है। तो इनको जो नाराज लोग हैं, मेरा ख्याल में उनको आईन पाकिस्तान के तहत आके, कानून के तहत आके अपना स्ट्रगल करना चाहिए, इलेक्शन भी लड़े, आए और अपने बातचीत करें और अपने हुकूक की बात करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन जब आप हथियार उठाते हैं और वो किसी के शेप पे उठाते हैं और पाकिस्तान की सालमियत को खतरा पहुंचता है, तो यकीनन फिर उसके लिए यकीनन अकॉर्डिंगली हमें स्टेप्स उठाने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। मसूद साहब, ये जरूर बताइएगा कि जहां पर इंडिया ऐसे एलिमेंट्स को सपोर्ट करता है, फंडिंग करता है, क्या अफगानिस्तान या अफगान सरजमीन भी ऐसे बलोचों को उकसाने के लिए इस्तेमाल हो रही है? देखें जी, अभी भी वहां पे असल में वहां पे देखें स्लीपर सेल्स तो अभी तक वहीं पे है ना, पुराने कंटेक्स्ट तो अभी वहां पे, सिंपैथाइजर्स अभी भी वहीं पे, फैसिलिटेटर्स भी वहीं पे हैं, सेफ हेवन्स अभी भी वहीं से तो यूज कर रहे हैं ना। जिस तरह आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहां पे लोग अभी वहां मौजूद हैं, इनकी वीडियोस भी वहां से आ रही हैं। तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ा सीरियस किस्म का इश्यू है जो ऑलरेडी पाकिस्तान अपने कंसर्न अफगानिस्तान से शेयर कर चुका है। न सिर्फ टीटीपी के बारे में, बलोच मिलिटेंट जो बैन ऑर्गेनाइजेशन है वो वहां से ऑपरेट कर रहे हैं और दे आर थ्रेटनिंग दी सॉवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल हमारे ख्याल में पाकिस्तान ऑलरेडी कंसर्न, अभी जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यूनाइटेड स्टेट्स गए थे वहां पे भी ऑलरेडी ये कंसर्न वहां पे कन्वे किया है। बिल्कुल ठीक, वहां पर भी ये कंसर्न कन्वे किया गया है। मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जरूरत इस चीज की है कि अमन पाकिस्तान के अमन के साथ जुड़ा हुआ है और वहां पर कोई भी ऐसे एलिमेंट्स जो कोई ऐसी सरगर्मी करेंगे जिससे पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की सलामती को खतरा हो, तो उनसे तो फिर रियासत निपटेगी। लेकिन जो लोग कौमी धारे में आ रहे हैं और रियासत उन्हें भी वेलकम कर रही है, तो ऐसे रहनुमा बलोच अवाम जो दुश्मन मुल्क की या दुश्मन ताकतों की बहकावे में आकर, उनके प्रोपेगेंडे में आकर अपने ही मुल्क के इदारों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको उसके बात को सोचना चाहिए कि अगर अपने हकूक़ की बात करनी है तो वो कौमी धारे में रहकर एक महज़ब तरीके के साथ बात करनी चाहिए और किसी का आलाकार बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।